हेलो दोस्तों, मैं जोगेंद्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनआरए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। ठीक है, जो आपकी यूपीएससी पीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि एनआरए की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्यों आवश्यकता थी और एनआरए का क्या कार्य है, इस एनआरए के द्वारा क्या क्या विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है, वो अपन सभी इसका गहराई से डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप शुरुआत निर्मला जो सीतारमण थी आपकी, उन्होंने जब वित्तीय बजट पेश किया गया था आपका किसमें संसद में, तो उस समय 1 फरवरी 2000 को निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की कि सरकार वो आपके लिए एक एनआरए लेकर आएगी, इसके द्वारा सीईटी एग्ज़ाम कराया जाएगा सभी विद्यार्थियों का। तो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी लाई जाएगी, जिसको आपकी मंजूरी थी लगभग अगस्त तक आते आते 5-6 महीने बाद अगस्त में 2020 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसे मंजूरी दे दी गई है एनआरए को। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनआरए की क्यों आवश्यकता थी। तो दोस्तों, एनआरए की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि लगभग केंद्र में देखें तो अपनी केंद्रीय 20 एजेंसियां हैं जो कि केंद्र के जितनी भी एग्ज़ाम हैं वो कराती हैं। तो 20 एजेंसियां हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम कराती हैं, और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग देश में 2.5 से 3 करोड़ विद्यार्थी सालाना प्रत्येक साल फॉर्म अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और एग्ज़ाम देते हैं, और लगभग कितनी नौकरी निकलती हैं 1.25 लाख के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि एक जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है, परिवार का एक व्यक्ति है, तो वो इस स्थिति में क्या था, अपना जो विद्यार्थी है वो अलग अलग फॉर्म भरता था। मानो चलो एसएससी का उसने फॉर्म भरा, सीएचएसएल एलडीसी का डाला, फिर अगर साथ में आईपीएस बैंक पीओ वगैरह की आ गई तो उसमें भी फॉर्म अप्लाई करता था वो। ठीक है दोस्तों, रेलवे की आ गई तो उसमें भी फॉर्म अप्लाई करता था। तो ऐसी स्थिति में क्या था, ऐसी स्थिति में ये परेशानी थी, एक तो उस बच्चों को शुल्क ज़्यादा देना पड़ता था। मान के चलो मिनिमम मान लो अगर वो 3 एग्ज़ाम डालेगा, फॉर्म अप्लाई करेगा, तो कम से कम 100 रुपये अगर फीस होगी तो 300 रुपये लगेगा। और अगर एक ही अगर एजेंसी होती तो अगर ऐसी स्थिति में वो फॉर्म अप्लाई करता तो उसके 100 रुपये में काम हो जाता था। तो उसका वित्तीय बोझ बढ़ा, क्या हुआ, वित्तीय बोझ बढ़ा। इस कारण बोझ बढ़ा तो उसे शुल्क में भी परेशानी आती थी। दूसरी बात, अगर मान लो उसके 2-3 फॉर्म अप्लाई किए, अगर ऐसी स्थिति में कई बार हो जाता है कभी कभी कि दोनों एग्जाम अगर उसके एक साथ आ गए, मान के चलो एसएससी का उसके एक साथ एग्जाम आ गया, उधर रेलवे का आ गया, तो ऐसी स्थिति में वो उससे चयन करना पड़ता था कि वो एग्ज़ाम कौन सा दे, एसएससी वाला दे या रेलवे वाला दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि एक एग्ज़ाम की फ़ीस वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ये भी दिक्कत थी। और दिक्कत ये थी कि मान के चलो उसका जो सेंटर था वो कहीं दूसरे राज्य वगैरह में पड़ गया, ठीक है, दिल्ली वगैरह पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में उसे यातायात करने में बहुत परेशानी आती थी। ठीक है, मान के चलो 400-500 किलोमीटर दूर पड़ गया दूसरे ज़िले वगैरह में, तो ऐसी स्थिति में उसे आने जाने में भी परेशानी थी। ये इतनी सारी सभी दिक्कतें थीं, इनको मद्देनज़र रखते हुए एनआरए की आवश्यकता पड़ी, इसलिए एनआरए ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है कि वर्तमान लगभग केंद्रीय 20 एजेंसियाँ हैं जो लगभग अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं आपकी। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के अकॉर्डिंग केंद्र में औसतन 2 से 3 करोड़ उम्मीदवार प्रत्येक साल 1.25 लाख पदों के लिए परीक्षा देते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें मैंने आपको बता दी क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि ग्रामीण वर्ग के जो विद्यार्थी थे उन्हें शुल्क में ही परेशानी आती थी, यातायात वगैरह में समस्याएं थी, अलग अलग एग्ज़ाम देने में दिक्कत आती थी, कभी कभी 2 एग्ज़ाम एक साथ होते थे तो वो केवल एक एग्ज़ाम ही दे पाते थे, उसका चयन कर पाते थे। ठीक है दोस्तों, और परेशानी ये भी थी इसमें कि अलग अलग जब एजेंसी के द्वारा रिक्वायरमेंट अलग अलग पदों के लिए लाई जा रही, तो ऐसी स्थिति में सिलेबस भी भिन्न होता था, जो विद्यार्थी को पढ़ने में भी दिक्कत आती थी। ठीक है दोस्तों, ये समस्या थी, इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एनआरए की ज़रूरत थी। ठीक है दोस्तों, अब एनआरए आपका क्या कहता है, एनआरए आपका कहता है कि एनआरए आपका सीईटी कराएगा। सीईटी मतलब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होगा। ठीक है, और केंद्र की जितनी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां हैं जो गैर तकनीकी वाली हैं, ठीक है, परीक्षाएं हैं, वो सारी परीक्षाएं आपकी किसके, एनआरए के माध्यम से ही कराई जाएंगी, सीईटी के माध्यम से ही कराई जाएंगी। ठीक है, और सीईटी के माध्यम से आपकी कराई जाएंगी। और सीईटी के बारे में ये, और सीईटी में ये लिखा है कि सीईटी जो एग्ज़ाम कराएगा प्रत्येक वर्ष में कितने 2 एग्ज़ाम कराएगा।
ठीक है, जो सभी नौकरियों के लिए सामान्य होंगे, जितनी भी केंद्र की नौकरियां हैं उन सभी नौकरियों में वो मान्य होगा। कि मान के चलो अगर एक विद्यार्थी अब एक बार फॉर्म भरेगा, ठीक है, और ऐसी स्थिति में वो हर 6 महीने बाद एग्जाम दे सकता है सीईटी का। ठीक है, और जो सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका जो 8वीं अनुसूची में भारत की जो 22 भाषाएं दी गई हैं उन भाषाओं में से 12 भाषाओं में आपका क्या कराया जाएगा, सीईटी एग्जाम कराया जाएगा। कितनी 12, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूड है। ठीक है, प्रारंभ में ये कहा गया है कि इसमें आपकी कितनी शुरुआत की गई है, और शुरुआत में आपका एनआरए में ओनली सिर्फ 3 एसएससी, आईपीएस, बैंक पी वगैरह की कराती है, और आरआरबी, जो 3 एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया है। और जैसे ही भविष्य में इसी प्रकार आगे धीरे धीरे इसका विकास होता रहेगा और इसमें आराम से और एजेंसियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत आपकी सिर्फ 3 एजेंसियों से की जा रही है, जो कि आपकी 2021 से प्रारंभ हो जाएगी। कि एसएससी और आईपीएस, आरआरबी के जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम होंगे वो आपकी एनआरए कराएगी। फिर जैसे भविष्य में इसमें और इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बढ़ाया जाएगा। और सभी के लिए प्राथमिक परीक्षा कॉमन है। अब इसमें आपकी जो प्राथमिक परीक्षा होती है प्रीलिम्स, तो आपका जो शुरुआत का एग्जाम होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। आपने फॉर्म भरा एनआरए का, ठीक है, ऐसे चीज़ें आपने इसमें प्री एग्जाम दिया तो उससे क्या होगा, ठीक है, तो इसमें आपका जो प्राथमिक एग्जाम होगा आपका प्रीलिम्स होगा वो सभी जॉब के लिए एक समान होगा। ठीक है, आपने फॉर्म भरा एनआरए का, आपने डाल दिया, सीईटी एग्जाम दिया, तो ऐसी स्थिति में जो आपका सीईटी में स्कोर होगा, ठीक है, उसके आधार पर फिर आप फॉर्म अप्लाई करोगे एसएससी का, आईपीएस का, आरआरबी का। तो उस स्थिति में जो आपका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपका मेंस इंटरव्यू एग्जाम है तो आप मेंस इंटरव्यू फिर जो एजेंसी जिससे संबंधित है, आपका मतलब एसएससी संबंधित है तो आप एसएससी में जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फिर इसके आधार पर आप मेंस और इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन जो आपका मेंस इंटरव्यू होगा वो संबंधित जो एजेंसी होगी जिसकी आप जॉब ले रहे हैं, मान के चलो आप आरआरबी की जॉब ले रहे हो तो आरआरबी के द्वारा ही कराया जाएगा, एसएससी की तो एसएससी के द्वारा ही कराया जाएगा, आईपीएस है तो आईपीएस के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन एनआरए के माध्यम से केवल आपका प्राथमिक जो परीक्षा है प्रीलिम्स है ओनली वही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा में जो आपके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी कौन सी, 10th क्लास से लेकर स्नातक की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपने 10th किया है तो उसके बाद भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपके पास 12th है तो कर सकते हो, स्नातक है तो भी आप कर सकते हो। कैटेगरी वाइज आपको जैसे जो बड़ी होगी, मान के चलो आपने CHSL दिया तो 12th होना ज़रूरी है। ठीक है, आप उसकी जो लेना चाहते हो, और CGL में और दोगे तो आपके लिए स्नातक जरूरी है। तो इन सभी के माध्यम से आप प्राथमिक परीक्षा दे सकते हो। जैसे कि आपका पता है ऐसा 3 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो ऐसी स्थिति में टियर 1 तो आपका प्राथमिक परीक्षा के माध्यम से हो ही गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से। लेकिन आप उसका जो मेंस इंटरव्यू दोगे वो आप उसी एजेंसी के द्वारा फॉर्म अप्लाई करोगे जो आपने एनआरए के लिए पहले आपने अप्लाई किया, फिर उसका आपने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका स्कोर आया उसको लेकर आप फिर क्या करोगे, अपने संबंधित एजेंसी के लिए अप्लाई करोगे जिसकी आपको जॉब चाहिए उसमें। फिर उसके बाद आपका कट ऑफ वगैरह आएगी, फिर उसके बाद से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो पहला पेपर है आपका वो सभी एजेंसियों का आपका सीईटी कराएगी। ठीक है, एनआरए के माध्यम से होगा और अंकों के आधार पर चयन होगा। ठीक है, तो जितना आपका जो स्कोर आएगा उसके माध्यम से आपका क्या होगा, चयन प्रक्रिया होगी। ठीक है, और कॉमन पाठ्यक्रम होगा। और इससे ये भी एक फायदा है एनआरए से आपका कि सभी के लिए अब सिलेबस अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप अलग अलग पढ़ते थे आरआरबी के लिए, एसएससी के लिए, अब केवल आपको एक ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और सभी के लिए जो कि कॉमन होगा। ठीक है, और सीईटी में आप कितने, 1 वर्ष में 2 एग्जाम दे सकते हो हर 6 महीने बाद। और एक बार अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो आप लगातार कितने, 3 वर्षों के लिए, ठीक है, तो आपके लिए क्या है, जो आपको फिर 3 वर्ष के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। मान के चलो हर 6 महीने आप एग्ज़ाम देते हो तो 3 साल बाद 6 एग्ज़ाम हो गए। तो 6 एग्ज़ाम में से आपको केवल एक एग्ज़ाम की एक अच्छी तरीके से ढंग से आपने तैयारी करके दे दिया एक बार, तो आपको फिर 3 साल की ज़रूरत ही नहीं है। जितना आपका अच्छा स्कोर आ गया उसी के माध्यम से आपके लिए मान्य होगा। जैसे आपने एक बार एग्ज़ाम दिया पहला, तो उसमें आपके अंक आए 70%। ठीक है, फिर आपने दोबारा एग्जाम दिया 6 महीने बाद, उसमें आपके आ गए 80%। तो आपके 70% मान्य नहीं होंगे, आपके 80% मान्य होंगे। और अगर आपके 80% आ गए, फिर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपके कम आए, तो कम अंक आपके मान्य नहीं होंगे। एनआरए सीईटी के माध्यम से आपकी जो अधिकतम स्कोर होगा, जो उच्चतम स्कोर होगा, वही मान्य होगा आपके 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए इससे फ़ायदा है एनआरए से।
और प्रयास सीमा इसमें नहीं है, आप कितनी बार सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार नहीं दोगे या कितनी बार दोगे, कितनी बार दे सकते हो। लेकिन अभी इसमें आयु सीमा नहीं बताई गई है, ठीक है, कि अभी आगे बताई जाएगी। और SC ST OBC को जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उनको जितना आरक्षण दिया जाता था उतना आपका सीईटी में भी मान्य होगा और उतना ही रहेगा, ना तो उससे आप बढ़ा सकते हो ना उससे कम कर सकते हो, जितना था उतना ही रहेगा, उतनी आपको मौजूदा छूट मिलेगी, ठीक है। तो अब सीईटी के बारे में ये था। और सीईटी से सबसे बड़ा लाभ उन गरीब विद्यार्थियों को होगा जो कि मान के चलो देहाती गरीब क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब अलग अलग एजेंसी के द्वारा उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग शुल्क नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ उन्हें एक बार शुल्क देनी पड़ेगी, ठीक है, और एक ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में गरीब बच्चों को सबसे ज़्यादा सुविधा है, ठीक है। और आपकी इससे दूसरी विशेषता ये है कि इसका प्रत्येक ज़िले में एक केंद्र बनाने के लिए भी कहा गया है कि प्रत्येक ज़िले में इसका एक परीक्षा केंद्र होगा, जिसके माध्यम से आप मान लो कि किसी ज़िले के ग्वालियर ज़िले के हो तो आप ग्वालियर में रहकर अपने होम ज़िले में भी परीक्षा दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको यातायात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए इससे फ़ायदा है। तीसरा, आपका इसे सीईटी के माध्यम से फ़ायदा क्या, परीक्षा जो आपकी शुल्क है वो बहुत कम लगेगी, ठीक है। अलग अलग परीक्षा के लिए शुल्क दे देते वो देनी नहीं पड़ेगी। मान के चलो आप 4 फॉर्म अप्लाई कर देता, आप SSC के लिए, रेलवे के लिए, PSC IPS के लिए, बैंक PO के लिए, तो आपको अलग अलग शुल्क देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक बार ही शुल्क देनी पड़ेगी, अलग अलग शुल्क नहीं देनी पड़ेगी। इससे आपकी वित्तीय स्थिति सही रहेगी, ठीक है, उससे भी आपका फ़ायदा है। और यात्रा करने में बोर्डिंग वगैरह लॉजिक खर्चा आपका बहुत कम होगा, ठीक है। और एकल परीक्षा से आपका वित्तीय जो बोझ है वो भी आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो CET एक बढ़िया NRE CET आपका एक बहुत ही राष्ट्रीय एजेंसी, बहुत ही आपके लिए अच्छा एक विकल्प है, जिसके माध्यम से सरकार का भी जो खर्चा है वो भी कम होगा, क्योंकि सरकारों को भी अब अलग अलग एजेंसी नहीं चलानी पड़ेगी, केवल एक बार ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पड़ेंगे, ठीक है। और विद्यार्थियों को भी इससे लाभ है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका NRE है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से स्टडी अध्ययन करते रहें, इसी प्रकार से पढ़ते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, ठीक है। जहाँ तक मेरी कोशिश है दोस्तों, तहाँ तक मैं आपको एक अच्छे से अच्छा सोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको जो आप तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो सके। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत कमियां हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके, जो आपके PSC UPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हो सके, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।